फंगल केराटिटिस शुरू करते हैं, जिसको केराटोमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं, और इसके भी अल्सर बहुत सेवेयर होते हैं। इसकी भी क्विक मैनेजमेंट करनी होती है हमने। एटोलॉजी में आप लोगों को पता है कि फंगस आ जाएगा, जो कि रिजिड सेल वॉल के साथ पाया जाता है और उसके अंदर आरएनए और डीएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। और इसकी टाइप्स पे चलते हैं फंगल केराटिटिस की। सबसे पहले आ जाएगी फिलामेंटस फंगस, दूसरी आएगी यीस्ट। फिलामेंटस फंगस में आप लोगों ने याद रखना है सिर्फ एस्परगिलस, बाकी दो तीन नाम लिखे हुए हैं वो इतनी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एस्परगिलस याद रख लो, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये टॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं, मतलब जो 25 डिग्री से लेकर 28 डिग्री का टेम्परेचर जहाँ के इलाके का होता है और मैदानी इलाके होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये पाया जाता है। और जो फिलामेंटस फंगस होता है, ये फिलामेंट्स होते हैं, मतलब इस तरह से फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं और आपस में ज्वाइन होते हैं हाइफी के थ्रू। इनके तो हाइफी पाया जाता है। हाइफी जो होता है मतलब वो एंजाइम वगैरह रिलीज भी करता है प्लांट्स वगैरह खाने के लिए, और इनकी आपस में जनरेशन को आगे प्रमोट करने के लिए भी हेल्प आउट करता है। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना पड़ता यार, अगलो हाइफी पाया जाता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जो हमारा यीस्ट है ये यूनिसेलुलर है, ठीक है, और ये बडिंग से डिवाइड होता है, मतलब एक सेल दो सेल में हो जाता है, या फिर इनके अंदर कुछ के अंदर हाइफी पाया जाता है जो कि इनकी जनरेशन बढ़ाने के लिए हेल्प आउट करता है। और दूसरा इसमें आपने सिर्फ याद रखना है कैंडिडा, उसके अंदर एस्परगिलस, इसके अंदर कैंडिडा, यीस्ट के अंदर, ठीक है। और ये टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर पाया जाएगा, मतलब जहाँ पे माइनस का टेम्परेचर होगा, -3 से लेके -18 तक टेम्परेचर होगा, उन इलाकों में पाया जाएगा। टेम्परेचर हमेशा याद रखना है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट और टेम्परेट क्लाइमेट। तो आप लोग जब सिनेरियो होता है तो वो ये चीज़ बताते हैं कि कौन से टेम्परेचर का बंदा है, या मैदानी इलाके का या ठंडे इलाके का है, और कैसे उसको ये इन्फेक्शन हुआ है, मतलब फंगस कैसे उसने कैच की है, ठीक है। रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर में हो सकता है एग्रीकल्चर, आपने हमेशा रखना है एग्रीकल्चर मटेरियल से कोई इंजरी हुई है पर्सन को, ठीक है। एग्रीकल्चर मटेरियल पे फंगस हमेशा प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये इसका फंगस का रिलेशन ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है प्लांट्स के साथ। तो दूसरा हो सकता है रिस्क फैक्टर कोई किसी इम्यूनिटी वीक है, मतलब स्टीरॉयड वगैरह ले रहा है, या फिर HIV का पेशेंट है, या डायबिटीज़ का पेशेंट है, या फिर कोई ऑक्यूलर डिजीज़ पहले ही चल रही है, जैसे कोई ड्राई आई सिंड्रोम वगैरह चल रहा है, तो उसमें ज़्यादा खतरा होगा कि फंगस वो कैच कर सकता है। बाकी जो सिम्टम्स हैं इसके बिल्कुल बैक्टीरियल अल्सर से मिलते होंगे, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना कि पेन हो रही थी बहुत ज़्यादा, फिर ब्लड विजन था, लैक्रीमेशन हो रही थी, आंखों में से पानी निकल रहा था, फोटोफोबिया ज़्यादा, लाइट से डर रहा था, रेडनेस ऑफ आई थी, वाटरिंग या म्यूकोपिलर डिस्चार्ज वगैरह था, ठीक है। सिम्टम बिल्कुल सबके सेम होंगे, लेकिन हमने साइंस डिफरेंस करना है, और साइंस भी दोनों के डिफरेंट होंगे। फिलामेंटस का भी डिफरेंट होगा, और जो हमारा कैंडिडा है उसका भी डिफरेंट होगा। फिलामेंटस में सबसे पहले आपने क्या देखना है, जो हमेशा याद रखना है, वो बोलना नहीं, MCQs में आता होता है कि ग्रेइश वाइट अल्सर देखने को मिलेगा और फिदरी इन अपीयरेंस होगा। आपको मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, ये आप लोग नज़र आ रहा होगा कि एक तो अल्सर मिलता है सेंटर में, ठीक है, ग्रेइश वाइट, और सैडो पे फिदर्स होंगे, जैसे आप लोगों को पता है ना किसी मुर्गी के पंख वगैरह होते हैं, ऐसे ऐसे नरम नरम से बिल्कुल धागे धागे से होंगे, हल्के हल्के स्मूथ से धागे होंगे, तो वो होगा फिलामेंटस केराटाइटिस। फिलामेंटस याद रख लो कि बड़े फिलामेंट्स होंगे, छोटे छोटे ब्रीक से डेलिकेट से फितरी अपीयरेंस देंगे, उसे ग्रेइश वाइट अल्सर है ये, ठीक है। और फिर हाइपोपाइन भी पाया जाएगा नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा ना हाइपोपाइन भी देखने को मिलेगा हमें, इस जगह पे नीचे वाली साइड पे, जो हाइपोपाइन में आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। स्टेलर लेजेंस ये होंगी कि मतलब कि सेंटर में ये अल्सर चल रहा है हमारा, मिसाल के तौर पर ये अल्सर चल रहा है, ठीक है, और ऊपर ना थोड़ी सी सेटेलाइट लेजेंस देखने को मिलेंगे, ऐसे सेटेलाइट लेजेंस होंगी, ठीक है, ऐसे, तो उसको कहेंगे सेटेलाइट लेजेंस है। थोड़ा सा अपना बस स्ट्रक्चर ही है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है कि क्लिनिक में कैसे देखना है, और ये ज़्यादातर केसेज में ऐसे नहीं होता, ज़्यादातर केसेज में ऊपर डायग्राम में जो मैंने प्रेजेंट किया ना वही देखने को मिलता है। फिर इम्यून रिग्स मिलेंगे, अगर ये हमारा कैंसर है तो साइडों पे हमारे इम्यून सेल्स ने इसको इनरोल किया होगा, ठीक है, उसको कहेंगे इम्यून रिग्स है। या सिलियरी इंजेक्शन देखने को मिलेगा, पता है हाइपोपायन हुआ है, हाइपोपायन अंदर गया तो वो आयरस और सिलियरी बॉडी की इन्फ्लेमेशन तो करेगी, तो आप लोगों को जो सामने आपका लिम्बस है ना उसकी साइडों पे सिलियरी इंजेक्शन देखने को मिलेगी सामने कंजक्टिवा के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा कैंडिडा केराटाइटिस, दूसरी टाइप है, उसमें येलो वाइट अल्सर देखने को मिलेगा, उसके अंदर हमारा ग्रेइश वाइट था, इसके अंदर येलो वाइट है, और डेंस सपुरेशन देखने को, जैसे आपको किसी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ नहीं होता इन्फेक्शन, गोनोकोकस के साथ इतनी ज़रा पस बनती होती है, येलो पस बनी होती है, इस तरह की डायग्राम देखने को मिलेगी आप लोगों को इस केस के अंदर, जिससे पूरा आपका कॉर्निया कवर किया हुआ है और येलो कलर का है, येलो वाइट कलर का, लाइट सा येलो, इससे जर्दी कलर नहीं होता अंडे की, वैसा कलर दे रहा होगा। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन के बगैर आपको पता है हम एंटीफंगल तो दे ही नहीं सकते हैं, तो फिर उसमें सबसे पहले स्टेनिंग करनी है हमने, जिम्सा स्टेनिंग करनी है कि कौन से ब्लड सेल्स वहाँ पाए जा रहे हैं और इन्फेक्शियस मटेरियल कौन सा है। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मेथामीन सिल्वर का स्टेनिंग करनी है कि हमें पता चले एग्जैक्टली कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा जो फंगस है वो कौन सा है, ठीक। और उसके बाद हमने फंगस का कल्चर करना है, जिसमें ब्लड अगार पे करेंगे या फिर स्पोरोइड अगार पे करेंगे, ठीक है, नाम याद रख लो, इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ट्रीटमेंट आ जाएगा। ट्रीटमेंट में आपको पता है हमने टॉपिकल एंटी फंगल देनी है, जो जो मोस्टली एंटी फंगल ड्रग्स होती है ना वो फंजी स्टेटिक होती है, मतलब यहाँ पे
अगर इतना फंगस बना हुआ है ना तो यहीं पे रुक जाएगा, ये ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा, वो रुक जाएगा वहीं पे, और उसके बाद में हमारी इम्यूनिटी खुद ब खुद ही किल कर देगी। इस वजह से जो एंटी टॉपिकल एंटी फंगस देंगे ना वो काफ़ी वीक्स के लिए हमें ड्रग देनी पड़ेगी ताकि हमारी इम्यूनिटी उसको किल कर सके। आप लोगों ने सारे नाम पढ़े होंगे जब हमने फार्माकोलॉजी पढ़ी थी, ठीक है। नेटामाइसिन था, उसके अंदर फ्लूकोनाजोल था, फिर एम्फोटेरिसिन बी वगैरह थे या वेरिकोनाजोल था, ठीक है। और साथ में हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी दे देनी है ताकि सुपरफिशियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके। फिर टेट्रासाइक्लिन वगैरह दे दो, आप लोगों को पता है वो एंटी कोलाजिनेज है और स्कारिंग वगैरह नहीं होगी। और दूसरा साइक्लोप्रिजिक ड्रग दे दो, आप लोगों को पता है सिलियरिक इंजेक्शन हुई है, पेन हो रही होगी, तो 1% वगैरह एट्रोपिन वगैरह दे देनी है, ठीक है। सब कंजेक्टेबल फ्लूकोनाजोल देना है स्वेयर केसेस के अंदर, जो मतलब जो हमारा सामने होता है ना ये लिम्बल है तो उसके करीब हम इंजेक्शन देते होते हैं फ्लूकोनाजोल का, तो स्वेयर केसेस के अंदर देना है। सिस्टेमिक एंटी फंगल भी हमने स्वेयर केसेस के अंदर देनी है, इसमें कैटाकोनाजोल आ जाएगा, फ्लूकोनाजोल आ जाएगा। फिर मैकेनिकल डेब्रीमेंट होता है कि जो जो सामने हमारा मतलब अल्सर बना हुआ है ना उसको रिमूव करेंगे पहले थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से, फिर अगर हम एंटी फंगल डालेंगे तो वो बेस तक जाएगी, जितने अंदर होंगे ना सारे के सारे स्टेटिक हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद केराटोप्लास्टी मतलब अल्सर अब नहीं रुक सकता तो फिर हमने कॉर्निया चेंज कर देना है डोनर के साथ।